ठीक है। तो रोल आपको पता होना चाहिए, ठीक है, पढ़ाई में भी आपको अपना रोल पता होना चाहिए। वैसे अगर आपकी लाइफ में कोई रोल ना भी हो, यहाँ पढ़ने वाला रोल आपका बहुत जरूरी है, ठीक है। आप वहां अपना प्रेशर संभाल के रखिए, वहां पे काम आता है, ठीक है। तो डिहाइड्रेटिंग एजेंट क्या होता है यहाँ पे कि डिहाइड्रेशन करनी है। तो डिहाइड्रेशन का मतलब यहाँ पे क्या होता है, पानी को निकाल देना, ठीक है। अब पानी आपका भी ना निकल जाए कहीं वहां पे कहीं, इसलिए पढ़ के जाना अच्छे से। तो यहाँ पे भी हम अब बातें उनको अच्छी लगती है, पता नहीं क्यों ही अच्छी लगती है, क्योंकि पढ़ाई तो वैसे नहीं उनको अच्छी लगती। तो ऐसी बकवास बहुत लोगों को अच्छी लगती है, बच्चे इसी को देखना पसंद करते हैं। तो तुम भी देखो, मजे लो, आगे कुछ समझ आए ना आए कोई बात नहीं, इसी को देख के खुश हो जाना और लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। 5,000, 10,000, 20,000, 5 लाख जितने कर सकते हो कर दो। चलो आगे देखते हैं, अभी तो मेरे 500 नहीं हुए वैसे। तो शुगर प्लस कॉपर सल्फेट 5, ठीक है बच्चों। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सल्फ्यूरिक एसिड, जिसमें हम वन शॉट में सारे के सारे रिवीजन हम कर लेंगे और सारे के सारे बोर्ड क्वेश्चन जो है आप इससे अटेम्प्ट भी कर सकते हो। तो जिसमें हम सबसे पहले स्टार्ट करने वाले हैं इसकी लैब प्रिपरेशन, ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड की। तो सबसे पहले सल्फ्यूरिक एसिड होता क्या है वो देखते हैं। तो सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला सबको पता है, क्या होता है, H2SO4 होता है। अगर मैं इसको बोलूं इसका केमिकल नेम क्या होता है, व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, तो बहुत बच्चों का मुंह बंद हो जाएगा क्योंकि उनका केमिकल नेम नहीं पता। कॉमन नेम सबको पता होता है, पर इसका जो केमिकल नेम होता है वो होता है हाइड्रोजन सल्फेट, ठीक है। अब ये हाइड्रोजन सल्फेट क्यों बन गया इसका, क्योंकि इसका अगर हम इसको ब्रेक डाउन करेंगे तो ये हमें क्या देता है, ये हमें 2H देगा। तो 2H पॉजिटिव आयन देगा और साथ में क्या रिलीज करेगा, SO4-2। अब आपको जब भी आपने इसकी कोई रिएक्शन करनी है तो इसमें आपको दोनों रेडिकल्स पता होने चाहिए कि इसके अंदर कौन कौन से रेडिकल्स होते हैं। एक हाइड्रोजन रेडिकल होता है और दूसरा कौन सा होता है, सल्फेट रेडिकल होता है। इससे पहले मैंने आपको नाइट्रिक एसिड में भी पढ़ाया था कि टेम्परेचर का बहुत फर्क पड़ता है जब सल्फ्यूरिक एसिड क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है। एक बिलो 200 डिग्री सेल्सियस और एक अबाउट 200 डिग्री सेल्सियस। अगर हम अबाउट 200 डिग्री सेल्सियस करते हैं, अबाउट 200 डिग्री सेल्सियस, तो आपको क्या मिलते हैं, तो आपको क्या मिलते हैं, सिर्फ मिलेंगे सल्फेट के सॉल्ट मिलते होते हैं। और अगर टेम्परेचर किससे रहेगा, बिलो 200 डिग्री सेल्सियस, फिर आपको क्या मिलता है, सिर्फ क्या मिलेगा, बाइसल्फेट मिलता है, बाइसल्फेट। तो दैट इज द डिफरेंस कि अगर आपको सल्फेट चाहिए तो आप टेम्परेचर अबाउट 200 डिग्री सेल्सियस रखो, जो प्रिपरेशन में काम आता है। और अगर आपने टेम्परेचर बिलो 200 डिग्री सेल्सियस रखा है तो ये हमें क्या बना के देगा, बाइसल्फेट बना के होता है। तो ये तो हम कब करते हैं, जब आप किसकी मैन्युफैक्चरिंग करते हो, या तो आप HCl की मैन्युफैक्चरिंग करते हो या फिर किसकी मैन्युफैक्चरिंग करते हो, HNO3 की लैब प्रिपरेशन में। दोनों में हम टेम्परेचर कितना रखते हैं, बिलो 200 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे तो अभी हमने सिर्फ क्या करना है, सल्फ्यूरिक एसिड की प्रिपरेशन करनी है, जिसका सबसे पहला प्रिपरेशन क्या होता है, उस प्रिपरेशन का नाम क्या, उसको हम बोलते हैं कॉन्टैक्ट प्रोसेस बोलते हैं, कॉन्टैक्ट प्रोसेस। इस प्रोसेस में हम सीख लेंगे सल्फ्यूरिक एसिड बनता कैसे। तो सल्फ्यूरिक एसिड बनाने के लिए आपको पहले दिमाग लगाना है कि अब इसमें चाहिए क्या क्या हुआ। तो सबसे पहले हमें चाहिए होगा इसमें सल्फर चाहिए होगा, क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड बिना सल्फर के बन नहीं सकता। ये सल्फर के साथ आप इसको किस में कन्वर्ट करोगे, पहले आप इसको कन्वर्ट करोगे सल्फर डाइऑक्साइड के अंदर। जैसे ही सल्फर डाइऑक्साइड बन जाएगा फिर इसको किसमें ऑक्सीडाइज कर देंगे, SO3 के अंदर, और लास्ट में हम इसको किसमें कन्वर्ट कर देंगे, H2SO4 के अंदर। तो ये 4 स्टेप में आपका जो सल्फ्यूरिक एसिड वो फॉर्म हो जाता होता है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ ये सल्फर क्या चीज है, सल्फर कहाँ से लेके आएंगे, तो यहाँ पे आपको चाहिए एक रॉ सल्फर, या जिसको हम बोल सकते हैं कि एक रॉ मटेरियल चाहिए सल्फर वाला, जिसके अंदर सल्फर लगा हो। तो सल्फर में जो लगा हुआ कंपाउंड है, आप बहुत सारे कंपाउंड होते हैं, जैसे जिंक सल्फाइड हो सकता है, या सिंपल सल्फर भी आप यूज कर सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले रिएक्शन हम करने वाले हैं, फर्स्ट रिएक्शन जो हम करने वाले हैं कॉन्टैक्ट प्रोसेस की, वो क्या है, उस प्रोसेस का नाम क्या है, उसको हम क्या बोलते हैं, रोस्टिंग बोलते हैं उस चीज को, रोस्टिंग ऑफ सल्फाइड। अब इसमें आपने क्या करना है, एक एग्जांपल लेना है, जैसे आप सिंपल सल्फर अगर आपने ले लिया तो सिंपल सल्फर को आपने क्या करना है, बर्न करना है, क्योंकि मैंने पहले बताया आपको क्या करना है, ऑक्साइड बनाना है। और ऑक्साइड कैसे बनता है, जब हम किससे रिएक्शन करते हैं, ऑक्सीजन से रिएक्शन करने हैं। तो मैंने आप ऑक्सीजन से कंबाइन कर दिया तो क्या बनता है, सल्फर प्लस ऑक्सीजन। तो सभी बच्चों को पता है ये सल्फर प्लस ऑक्सीजन क्या बन जाएगा, SO2 बन जाएगा, ठीक है। ये ऑलरेडी बैलेंस है, इसको बैलेंस नहीं करना है, आपका SO2 बन चुका है। इसका एक सेकंड स्टेप भी है जो हो सकता है आपको एग्जाम में आ जाए, फेरस सल्फाइड, आयरन का सल्फाइड, इसको हम आयरन पायराइड भी बोलते हैं। आयरन की और है ऐसी जिसके अंदर सल्फर है, तो आप इसमें भी ऑक्सीजन डालिए तो क्या बन जाएगा, यहाँ पे आयरन का ऑक्साइड बन जाता है, Fe2O3, साथ में क्या बन जाएगा, SO2। आप सल्फाइड कोई भी सल्फाइड लोगे, अगर आप ऑक्सीजन से रिएक्शन करोगे तो वो आपको ऑक्साइड देगा ही देगा, सल्फर ऑक्साइड देगा ही देगा, और साथ में क्या बन जाएगा, यहाँ पे Fe2O3 बन जाएगा। जब आप इसको बैलेंस करने जाओगे तो बैलेंस के लिए आप देखो यहाँ पे क्या लगेगा, यहाँ पे आप 2 से बैलेंस करिए, 2 to the 4, इसके आगे 4 लगाइए, ठीक है, 4 to the 8, तो 8 SO2 हो जाएगा। उसके बाद लास्ट में ऑक्सीजन कितनी है आपके पास,
अब चेक करो 8 टू द 16 और 3 टू द 6 कितनी हो गई, तो यहाँ पे हो जाएगा 22, तो 11 टू द 22। तो यहाँ पे हमारे पास जो पहला स्टेप है, ठीक है, पहले स्टेप में जो हम सल्फर से क्या बना रहे हैं, सल्फर डाइऑक्साइड बना रहे हैं, वो हमने कंप्लीट कर लिया है। और ये जो रिएक्शन जो होती है आपकी, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, रोस्टिंग इसलिए बोलते हैं क्योंकि सल्फाइड की जब भी हम बर्निंग बोलते हैं, वो बर्निंग करते हैं, हम क्या करते हैं, सल्फाइड और की जो बर्निंग होती है उसको हम क्या बोलते हैं, रोस्टिंग बोलते हैं। अब सेकंड स्टेप क्या होगा आपका, सल्फर डाइऑक्साइड तक आप पहुंच चुके हो, आगे क्या करना है आपने, दूसरे स्टेप में आपने क्या करना है, SO2 को किसमें कन्वर्ट करना है, SO3 में। तो इसमें भी आप देख सकते हो ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, तो ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो इसमें हम क्या कर देंगे, ऑक्सीजन ऐड कर देंगे, ऑक्सीडेशन कर देंगे। तो ऑक्सीजन अगर ऐड कर दोगे तो क्या बन जाएगा, SO3 बन जाएगा, SO2 प्लस O2 गिव्स SO3। अब इसको बैलेंस कर लो। यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखनी है आपने, जो आपने SO2 बनाया है, ठीक है, ये रिएक्शन जो होती है रिवर्सिबल टाइप की होती है, और इसमें आपको चाहिए यहाँ पे कैटलिस्ट। कैटलिस्ट कौन सा चाहिए, तो सेकंड स्टेप यहाँ पे हमारा जो आया था, SO2 आपका बन चुका है, अब आपने SO2 से क्या बनाना है, SO3 बनाना है, ठीक है। अब कई बच्चे देख के भी बता सकते हैं कि हाँ भी अब SO2 से SO3 कैसे बन सकता है, सीधी सी बात है, इसमें हम क्या ऐड कर देंगे, ऑक्सीजन ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे ऑक्सीजन ऐड कर दी और ये क्या बन गया, SO3 बन चुका है। अब यहाँ पे कैटलिस्ट भी चाहिए आपको, कैटलिस्ट याद करने, यहाँ पे कैटलिस्ट कौन सा यूज होने वाला है, ये बड़ा क्वेश्चन आता है बोर्ड में, बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि विच कैटलिस्ट इज देयर। बहुत सारे क्वेश्चन है, बहुत सारी प्रिपरेशन है जहां पे आपको कैटलिस्ट के बारे में नॉलेज पूरी होनी चाहिए। तो यहाँ पे जो कैटलिस्ट यूज करते हैं उसका नाम है V2O5 वैनेडियम पेंटाऑक्साइड, ठीक है। ये रिएक्शन रिवर्सिबल है तो रिवर्सिबल का साइन कर देना, पर आपके एग्जाम रिवर्सिबल नहीं है। एक बार पेपर हो गया ना फाइनल, तो मोड़ के नहीं देना पड़ेगा तुम लोगों को, तो थोड़ा ध्यान से आपने पेपर करने हैं, ठीक है। ये तो रिवर्सिबल है पर आपके एग्जाम रिवर्सिबल नहीं है। तो SO2 प्लस O2 क्या बन जाएगा, SO3 बन जाएगा। बट इस कैटलिस्ट को भी आप फास्ट कर सकते हो, ठीक है। इस कैटलिस्ट को आप कैसे फास्ट कर सकते हो, इसमें आप क्या डालोगे, प्रमोटर, ठीक है। आपको कोई नहीं फास्ट कर सकता, यहाँ पे रिएक्शन को फास्ट किया जा सकता है, क्या ऐड कर देंगे यहाँ पे हम, प्रमोटर। प्रमोटर कौन सा डालेंगे, यहाँ पे हम डालते हैं पोटाशियम ऑक्साइड K2O, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है कि इसमें प्रमोटर कौन सा यूज होता है, K2O यूज होता है। कैटलिस्ट कौन सा यूज होता है, V2O5 यूज होता है। इसके बाद आपकी क्या रिएक्शन बन जाएगी, आपकी SO3 बन जाएगी, ठीक है, पोटाशियम ऑक्साइड। अब आ जाते हैं इसकी बैलेंसिंग करने में, ठीक है। तो बैलेंसिंग अगर आप इसकी करोगे SO2 प्लस O2 और SO3 में, तो बैलेंसिंग करने के लिए आपने क्या करना है, इसमें लगा दो आप 2 सल्फर, 2 से आपकी रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी। 2S है, यहाँ पे भी 2S है, 2 टू द 4 प्लस 2 6, 3 टू द 6, ये आपकी ऑक्सीजन बैलेंस हो चुकी है। SO3 आपका बन चुका है यहाँ पे। ये जो टावर है, इस टावर का नाम भी पूछ लेते हैं, किस टावर में ये रिएक्शन होती है, तो ये होता है कॉन्टैक्ट टावर। इसमें बहुत बड़ी आपको इंडस्ट्रियल प्रोसेस दे रखा है, जिसको आपको बिल्कुल भी नहीं देखना है, ठीक है, क्योंकि देखने के लिए आपके लिए बहुत कुछ है, ठीक है। आप एग्जाम देखिए ज्यादातर, आप यहाँ पे बस इस टावर का नाम पता कर लेना कि इस टावर का नाम क्या है, कॉन्टैक्ट टावर है। तो यहाँ पे हमारा जो है सेकंड स्टेप भी पूरा हो गया, ठीक है, सेकंड स्टेप भी पूरा हो गया। अब हम नेक्स्ट स्टेप पे करें। एक बार मैं रिकैप कर देता हूँ जितना भी मैंने आपको बताया कि एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहले तो आ गया कि सल्फ्यूरिक एसिड के प्रोसेस का नाम बताओ। सल्फ्यूरिक एसिड के प्रोसेस का नाम क्या है, कॉन्टैक्ट प्रोसेस है, ठीक है। उसके बाद सबसे पहले हम इसमें बनाते क्या है, सबसे हम पहले बनाएंगे सल्फर की रोस्टिंग करेंगे। सल्फर मतलब कोई भी सल्फर, या तो रो सल्फर हो या आपके पास ऐसा मेटालिक सल्फर हो जिसमें सल्फाइड लगा होता है। आपने ऑक्सीजन से रिएक्शन करनी है और क्या बन जाएगा उसका, SO2। SO2 बनाने के बाद आपने इसमें किसमें कन्वर्ट करना है, आपने SO3 में। ये सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये एग्जाम में बहुत बार पूछी हुई है कि आपने कॉन्टैक्ट टावर की रिएक्शन लिख दो या फिर आपने SO2 की ऑक्सीडेशन करनी है। नेम द कैटलिस्ट, तो कैटलिस्ट का नाम क्या है, V2O5 वैनेडियम पेंटाऑक्साइड। प्रमोटर कौन सा है जी, K2O है, ठीक है। इसके बाद हम थर्ड स्टेप में चलेंगे। थर्ड स्टेप में चलेंगे। तो थर्ड स्टेप आ गया, अब हमारे पास सल्फर डाइऑक्साइड हम बना चुके हैं। थर्ड स्टेप हमारा क्या है, जिसको हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे एब्जॉर्प्शन टावर है। बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं इस टावर से। कॉन्टैक्ट टावर तो आपने बना लिए, जो आपके क्वेश्चन तो पक्का ही आपका सल्फ्यूरिक एसिड में बोर्ड क्वेश्चन में वहां पे बनेगा ही बनेगा। यहाँ पे अब नेक्स्ट है एब्जॉर्प्शन टावर में। अब यहाँ पे एब्जॉर्प्शन टावर में हमने क्या यूज करना होता है, यहाँ पे आपने जैसे आप SO3 बना चुके हो, ठीक है। SO3 में हम यहाँ पे क्या डालने वाले हैं, यहाँ पे हम डालेंगे यहाँ पे H2SO4। H2SO4 ही यूज कर रहे हैं सल्फ्यूरिक एसिड बनाने के लिए। यहाँ पे क्वेश्चन क्या बनता है, कहते हैं अगर आप SO3 है, SO3 क्या है, एक नॉन मेटालिक ऑक्साइड है, अगर आप इसको वाटर में डालते हो तो ये क्या बनाता है, ये सीधा भी आपको क्या दे सकता है, H2SO4 सीधा दे सकता है, जो सिंपली आपको बनाने में हेल्प कर सकता है। पर यहाँ पे इंडस्ट्री वाले ये काम नहीं यूज कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपकी बहुत सारी लिमिटेशंस है। लिमिटेशन क्या है, सबसे पहले तो ये है कि जो SO3 का जो
इसकी जो सॉल्यूशन अगर हम बनाते हैं वाटर के अंदर बहुत ही पुअर सॉल्यूबल होता है, पुअर सॉल्युबिलिटी। SO3 have very poor solubility inside the water. It cannot form a homogeneous solution. First reason ये हुआ। सेकंड जो है इसका क्या होता है, यहाँ पे जब SO3 प्लस H2 आप डिजोल्व कर रहे हो, H2SO4 बन रहा है, तो H2SO4 यहाँ पे क्या होता है, फ्यूम्स बनते हैं, यहाँ पे फ्यूम्स बनते हैं H2SO4 के डायरेक्ट, और ये फ्यूम्स है ये एक डिसीज पैदा करता है जिसका नाम है फोसीजो। फोसीजो का मतलब ये है कि आपका जो यहाँ पे जो माउथ के जो पोर्शन है, यहाँ पे जितना भी मांस है वो पूरा धीरे धीरे क्या हो जाएगा, बर्न हो जाएंगे, सीधे आपके जो टीथ है वो दिखने लग जाते हैं। इस तरह से मतलब डिसीज यहाँ पे डेवलप हो जाती है। ये ज्यादातर वर्कर्स में होती है, तो इसलिए ये डायरेक्ट जो मेथड ये बंद कर दिया गया। यहाँ पे हमने SO3 प्लस H2 वाली जो डायरेक्ट एब्जॉर्प्शन है वो बिल्कुल हमने बंद कर दी है। सीधा हम कहाँ चले गए हैं, यहाँ पर H2SO4 के साथ हमने, तो यहाँ पे हम बात कर रहे थे कि जो SO3 प्लस H2SO4 है ये किस टावर में होता है। सबसे पहले तो ये किस टावर में होता है, एब्जॉर्प्शन टावर में होता है। एब्जॉर्प्शन टावर रिएक्शन है ये, और यहाँ पे SO3 प्लस H2SO4, ठीक है, ये सीधा वो रिएक्शन है। जिन बच्चों को कभी भी रिएक्शन आती नहीं है वो इन रिएक्शन को बहुत जल्दी याद कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई वैलेंसी की रिक्वायरमेंट नहीं, कोई रेडिकल की नॉलेज नहीं चाहिए, सीधा सब कुछ कंबाइन हो जाएगा। H2S2 और O7, इसको बोलते हैं ओलियम, इसको बोलते हैं ओलियम, या इसका एक और नेम भी है जिसको बोलते हैं पायरोसल्फ्यूरिक एसिड भी बोलते हैं इसको, पायरोसल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है बच्चे, अब जैसे ही आपका पायरोसल्फ्यूरिक एसिड बन गया, अब यहां से आप इसमें डाल दो H2O, यहां पे डाल दो इसमें H2O, और आपके पास सीधा सीधा यहाँ पे क्या बन जाएगा, सल्फ्यूरिक एसिड बन जाएगा। ये लास्ट जिसको बोलते हैं डाइल्यूशन टैंक। तो यहाँ पे हमारे पास टोटल जो है 4 स्टेप्स में आपका सल्फ्यूरिक एसिड बन चुका है कॉन्टैक्ट प्रोसेस, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप आपका 3rd स्टेप वाला था, जिसमें हमने क्या किया था, ऑक्सीडेशन की थी, SO2 से SO3 बना था, कॉन्टैक्ट टावर वाली रिएक्शन थी। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप में बोलूंगा, यहाँ पे ओलियम वाला आ सकता है। बहुत बार एग्जाम में पूछा है कि राइट डाउन द फॉर्मूला ऑफ ओलियम, तो ओलियम का फॉर्मूला क्या होता है, H2S2O7, ये आपने याद कर लेना है। उसके बाद इस ओलियम में हम क्या डालते हैं कि सल्फ्यूरिक एसिड बनता है, इसमें आपने डालना है वाटर। ये दोनों आप देख सकते हो मिक्स होने के बाद हमें क्या देगा, 2 मोल्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड बना देगा। तो यहाँ पे हमारा पूरा जो सल्फ्यूरिक एसिड है कॉन्टैक्ट प्रोसेस है वो पूरी तरह से हमारा क्या हो गया, खत्म हो गया। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट अब हमारा टॉपिक आ गया है सल्फ्यूरिक एसिड की जो मेन है केमिकल प्रॉपर्टीज में आ गया है। तो केमिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहले तो ये बोलते हैं कि भाई ये एसिड क्यों है। तो बहुत बच्चे बोलते हैं इनके नाम के पीछे एसिड पड़ा हुआ है इसलिए इसको एसिड बोलते हैं। तो एसिड डेफिनेशन का आपको कोई आंसर नहीं मिलने वाला, कोई नंबर नहीं मिलने वाला, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या बोलते हैं कि व्हाई इट इज एसिड। तो सबसे बच्चे पता क्या क्या बोलता है कि एक्वस सॉल्यूशन में डालने के बाद ये हमें क्या देता है, H पॉजिटिव आयन देता है, तो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एसिड। दूसरा फिर आपने क्या बोलना है कि ये कैसे पता लगा जी, हमें कैसे सॉल्यूशन में दिख रहा है कि ये H पॉजिटिव आयन है, ठीक है। आपके कौन से माइक्रोस्कोप लगा हुआ है आपके घर पे या आपकी आईज में कि आप बोल सकते हो कि H पॉजिटिव आयन आपको दिख रहा है। तो इसको देखने के लिए या टेस्ट करने के लिए हमारे पास क्या होते हैं, इंडिकेटर। तो ये कौन से इंडिकेटर है, ये कौन से इंडिकेटर होते हैं, ये गाड़ियों वाले इंडिकेटर नहीं है, ये आपके इंडिकेटर होते हैं जैसे लिटमस सॉल्यूशन होता है, मिथाइल ऑरेंज होता है, एक तीसरा बड़ा जो तीसरा इंडिकेटर कौन सा है वो आपका फिनोल्फ्थलीन। तो जल्दी से इसके कलर बताओ कौन कौन से कलर होते हैं अगर एसिड होता है। तो लिटमस में फाइनल कलर कौन सा होता है, लिटमस में, लिटमस का जो कलर होता है वो क्या आता है, ब्लू टू रेड आएगा। तो इससे भी पता लग जाएगा कि ये हमारा एसिड है। दूसरा क्वेश्चन क्या हो सकता है, फिनोल्फ्थलीन का इंडिकेटर पता होना चाहिए। तो फिनोल्फ्थलीन कौन सा कलर देगा लास्ट में आपको, ये देता है पिंक टू कलरलेस। और तीसरा जो इंडिकेटर है वो आपका क्या होता है, मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज, और मिथाइल ऑरेंज में जो कलर होता है वो कौन सा होता है, वो होता है ऑरेंज टू रेड। ऑरेंज टू रेड, या कई बुक्स में आपको पिंक भी दिखता है, मतलब रेडिश पिंक था, रेडिश पिंक से दिख जाएगा आपको इसके अंदर। तो ये तीनों आपको कलर पता होना चाहिए। तो कई जगह बच्चे H पॉजिटिव आयन की जगह भी आप क्या लिख सकते हो, H3O पॉजिटिव भी लिख सकते हो, तो दोनों का मतलब सेम होता है, क्योंकि H2O जब H पॉजिटिव से कंबाइन करता है तो क्या बना लेता है, हाइड्रोजन आयन। चैप्टर 2 आपने पढ़ा ही होगा केमिकल बॉन्डिंग वाला, ठीक है। दूसरी बात ये पूछते हैं इसके अंदर जो H2SO4 है कितने H रिलीज कर सकता है। तो कितने H रिलीज कर सकता है, ये 2 H रिलीज कर सकता है। तो इसलिए अगर 2 H रिलीज कर सकता है तो इसके आंसर में पूछते हैं कि व्हाट इज बेसिसिटी, इसकी बेसिसिटी कितनी है। तो आंसर क्या होगा बेसिसिटी के लिए, तो बेसिसिटी इसकी कितनी हो जाएगी, इसकी बेसिसिटी 2 हो जाती है, ठीक है, दैट इज बेसिसिटी 2। अब नेक्स्ट हम चलते हैं, ये तो पहली प्रॉपर्टी हो गई। पहली प्रॉपर्टी हमने क्या कर ली कि भाई एसिड क्यों है,
इसका एसिडिक नेचर कर लिया हमने। दूसरा आपने इसी के साथ आपने क्या कर लिया, कलर ऑफ इंडिकेटर्स कर लिए। अब तीसरी आती है रिएक्शन। अब रिएक्शन से बहुत बच्चे डरते हैं, ठीक है, क्यों? क्योंकि उनको रेडिकल्स याद नहीं होते, सारी उम्र लगा लें तभी रेडिकल्स याद नहीं होते। और यहाँ पे मैंने अपनी वीडियोस में कई बार बोला आपको सारे रेडिकल्स याद नहीं भी करने हैं। इसमें बड़ी सिंपल सी ट्रिक्स जो है मेटल के लिए खासकर चल जाती है। आपको एक मेटल याद करनी है, सोडियम की, पोटाशियम की, और एक तीसरा मेटल मैंने आपको बोला बच्चों को Ag पॉजिटिव, ठीक है, जिनकी +1 वैलेंसी होती है। एक नॉन मेटल बता दो जिसका H मतलब वैलेंसी +1 आयन होता है, तो जैसे मैंने हाइड्रोजन बता रखा है और एक क्या बता रखा है, NH4 पॉजिटिव। एक बता के टीचर 5 बता जाता है, ऐसा टीचर बहुत कम बच्चों को पसंद आता है। चलो कोई बात नहीं। दूसरा जो है यहाँ पे +2 वैलेंसी वाली कितनी होती है, तो +2 वाले जितनी मेटल्स इनके अलावा रह जाएंगी आपने उसको +2 वैलेंसी के लिए ही यूज करना है। जिसमें ज्यादातर फेमस मेटल्स में आपको बता देता हूँ 10th के लिए कौन सी यूज होती है। एक तो कैल्शियम आयन बड़ा पूछा जाता है, दूसरा मैग्नीशियम आयन बहुत आता है, जिंक 2 पॉजिटिव बहुत आता है, और एक बहुत सारी रिएक्शन आपको कॉपर 2 पॉजिटिव की आती है। इसके अलावा भी कोई मेटल आ गई तो आप +2 वैलेंसी से उसकी रिएक्शन कर लेना अगर आपको कोई अननोन मेटल आ जाए। तीसरा +3 वैलेंसी वाली कौन सी मेटल्स मैंने आपको बोला जो आपको याद करनी है, वो आपको करनी है एल्यूमिनियम की +3 वैलेंसी, और एक और याद करना है कौन सी, फेरिक वैलेंसी। बस ये सारी आपके मेटल्स हो गई। नॉन मेटल आपको जो मैंने बताया था यहाँ पे क्या था, सिर्फ सल्फेट आयन आने वाला है, ठीक है। अब यहाँ पे हम चलते हैं सीधा सीधा रिएक्शन की तरफ। सबसे पहले जो रिएक्शन है, रिएक्शन विद किसके साथ आएगी, मेटल प्लस एसिड। मेटल प्लस एसिड यहाँ पे रिएक्शन करेंगे। तो बेटा बताओ जरा मेटल प्लस जब एसिड होता है, ठीक है, बड़ी फेमस रिएक्शन है, सबको पता होगी ये, जिंक प्लस H2SO4। मेटल प्लस एसिड जो है वो क्या बनाएगा, मेटल प्लस एसिड क्या बनाता है, मेटल सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस बनेगी। तो यहाँ पे क्या बनने वाला, जिंक किससे रिएक्ट करेगा, जिंक सल्फेट से, और कौन सी गैस निकल जाएगी, हाइड्रोजन, ठीक है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, ठीक है। यहाँ पे अगर ऑब्जर्वेशन बोलेगा, ऑब्जर्वेशन क्या आएगी, व्हाट इज द ऑब्जर्वेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस, इट बर्न्स विद द पेल ब्लू फ्लेम, ओके, एंड प्रोड्यूस पॉप साउंड, दैट इज द ऑब्जर्वेशन ऑफ दिस रिएक्शन। कोई भी हाई रिएक्टिव मेटल आएगी, आपने H2SO4 से रिएक्शन करनी है, और क्या बन जाएगा, सल्फेट। सल्फ्यूरिक एसिड में जितने भी रिएक्शंस होगी बस आपको सल्फेट बनाने आने चाहिए, मेटल सल्फेट बनने। सारे सॉल्ट सल्फेट के होंगे। नाइट्रिक एसिड में आपने जितने भी सॉल्ट बनाए थे किसके थे, वो नाइट्रेट्स के थे। यहाँ पे सल्फेट के बनाने हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे मैं एक चीज और बताता हूँ, अगर यहाँ पे कॉपर आ जाए, कॉपर प्लस H2SO4, ठीक है, कॉपर प्लस H2SO4, तो बच्चे क्या बनाएंगे, बच्चे बनाएंगे कॉपर सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस, और मैं यहाँ पे लिखूंगा नो रिएक्शन। ये जो हमारा H2SO4 है, ये डाइल्यूट H2SO4 हम यूज कर रहे हैं अभी, ठीक है। डाइल्यूट मतलब जिसमें आपने वाटर ऐड कर रखा है। यहाँ पे रिएक्शन क्यों नहीं हुई, और यहाँ पे मैं बता देता हूँ, यहाँ पे ये एक डिस्टिंग्विश टेस्ट भी हो गया कि आपको पता करना है कि भाई ये हाई रिएक्टिव मेटल है या लो रिएक्टिव मेटल है, जिंक मेटल है या कॉपर मेटल है। तो जब भी कॉपर मेटल का टेस्ट आए या जिंक मेटल का टेस्ट आए, आप उसमें H2SO4 डालो, जिसमें हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी, वो कौन सी मेटल होगी, हाई रिएक्टिव मेटल होगी। जिसमें कोई रिएक्शन नहीं हुई, वो कौन सी मेटल होगी, लो रिएक्टिव मेटल होगी। तो कॉपर जो होता है वो लेस रिएक्टिव होता है देन द हाइड्रोजन, इसलिए यहाँ पे ये रिएक्शन नहीं होती है, ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं अब इसके बाद। फोर्थ रिएक्शन जो हम करने वाले हैं वो है न्यूट्रलाइजेशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ न्यूट्रलाइजेशन? न्यूट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है, जब एसिड किससे रिएक्ट करता है, बेस से। एसिड प्लस बेस क्या बनता है, सॉल्ट प्लस वाटर बनता है यहाँ पे। तो यहाँ पे कोई भी हम बेस ले लेंगे, सबसे इजी बेस कौन सा होता है आपको पता है, NaOH होता है। इसमें किससे रिएक्शन कर देंगे हम, एसिड से रिएक्शन कर देंगे, H2SO4। बताओ क्या बनने वाला प्रोडक्ट यहाँ पे, Na किससे कंबाइन करेगा, सल्फेट से। सल्फेट की वैलेंसी कितनी होती है, -2। सोडियम कितनी होती है, 1। तो क्या बन जाएगा, Na2SO4, और H और OH कंबाइन करके होकर क्या बना लेगा, H2O। ये बड़ी सिंपल है, ये बेस के साथ रिएक्शन। कोई भी बेस आएगा एसिड के साथ सॉल्ट प्लस वाटर बन जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट आने वाला है वो मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। फिर देखते हैं आगे इसके बाद। नेक्स्ट बेटा, नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी जो है वो हमारी क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। उसमें आपको बस सीधा सीधा क्या बताना होता है कि आपके पास क्या है, कार्बोनेट है या फिर क्या होता है, बाइकार्बोनेट है। दूसरी चीज जो होती है वो आपको पता होना चाहिए कि भाई सल्फाइड है। सल्फाइड क्या होता है, SO3-2, और बाई सल्फाइड क्या होता है, HSO3-। और तीसरी चीज जो आपको पता होनी चाहिए वो क्या है, सल्फाइड क्या होता है, -2। तो ये मैंने नाइट्रिक एसिड में भी बच्चों को पढ़ाया हुआ था कि सल्फाइड क्या होता है, नाइट्राइट कार्बोनेट क्या होता है, बाइकार्बोनेट क्या होता है। तो वैलेंसी का फर्क देखो, कार्बोनेट क्या होता है, CO3-2,
और बाई कार्बन का मतलब क्या होता है, इसमें आप H लगा दो, इसकी वैलेंसी -2 से क्या हो जाएगी, -1 हो जाएगी। दूसरा यहाँ पे सल्फाइट है, सल्फाइट है, SULPHIT सल्फाइट बोलते हैं, और ये क्या होता है, बाई सल्फाइट। और जो लास्ट है इसमें फर्क क्या है, अब यहाँ पे कंफ्यूजन क्या रहती है, यहाँ पे बच्चों को पता नहीं लगता कि सल्फाइड क्या होता है और सल्फाइट क्या होता है। तो फाइट PHITE होता है सल्फर O3-2, और अकेला सल्फाइड क्या होता है, सल्फर के ऊपर -2 लगा तो क्या बन जाता है, सल्फाइड बन जाता है। अब यहाँ पे इन सब में अगर हम एसिड डालते हैं तो कौन कौन सी गैसेस रिलीज होती है, ये आपको पता होना चाहिए। तो अगर मैं इसमें एसिड डाल दूं तो कौन सी गैस रिलीज होती है, CO2। अगर इसमें हम गैस डाल दें, इसमें अगर हम एसिड डाल देंगे तो इसमें कौन सी गैस निकलती है, SO2। और सल्फाइड में अगर हम एसिड डालते हैं तो कौन सी गैस निकलती है, H2S। अब मैं फटाफट से इसकी ऑब्जर्वेशन बता देता हूँ। व्हाट इज द ऑब्जर्वेशन ऑफ H2S गैस, तो यहाँ पे आती है रॉटन एग लाइक स्मेल, तो वो क्या होता है, H2S होती है। SO2 और CO2 का कॉमन ऑब्जर्वेशन क्या होता है, विच टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। बट यहाँ पे एक गैस जो है वो कलर चेंज करती है, एक गैस कलर चेंज नहीं करेगी। किसका, एसिडिफाइड पोटाशियम डाइक्रोमेट सॉल्यूशन फ्रॉम ऑरेंज टू ग्रीन। ये कौन कर सकता है ऐसा कलर चेंज, वो होता है आपका सल्फर डाइऑक्साइड। जो कलर चेंज नहीं कर सकता वो कौन सा होता है, CO2 होता है। अब यहाँ पे हम इसको एग्जांपल की हेल्प से बिल्कुल अच्छे से कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि अगर आपको CO2 की ऑब्जर्वेशन पूछ दिया हुआ है, ठीक है, समटाइम्स CO2 observation is given to you, they are asking for which type of radicals are present, then you can write your answer कि it is carbonate or it can be bicarbonate. If they are given SO2 gas observation, then you can write down the sulfide ion or bisulfide ion. और अगर आपको रोटल एग स्मेल गिवन है तो आप कौन सा आयन लिखोगे, सल्फर -2 लिखेंगे, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं इसके रिएक्शन के लिए। तो रिएक्शन में सबसे पहले हम यहाँ पे लेने वाले हैं कार्बोनेट के लिए। तो सबसे इजी कार्बोनेट लेता हूँ यहाँ पे मैं, जिंक कार्बोनेट ले लेते हैं, जिंक कार्बोनेट ले लेते हैं। तो जिंक कार्बोनेट प्लस H2SO4 क्या रिएक्शन होगी यहाँ पे। एक हम एग्जांपल लेंगे सोडियम बाइकार्बोनेट के लिए लेंगे, NaHSO3 प्लस H2SO4, ठीक है। तीसरी रिएक्शन जो हम लेने वाले हैं यहाँ पे वो कौन सी रिएक्शन लेंगे, यहाँ पे हम कौन सी रिएक्शन लेने वाले हैं यहाँ पे हम, ये तो चलो कार्बोनेट के लिए हो गई। यहाँ पे दिख रहा है आपको HCO3 है, ये बाइकार्बोनेट होता है, ये क्या HCO3 तो क्या होता है, कार्बोनेट होता है। अब रिएक्शन में क्या होने वाला है यहाँ पे, जिंक किससे कंबाइन करेगा, सल्फेट से। सोडियम किससे कंबाइन करने वाला है, सल्फेट से। मैंने पहले बोला था सारे रिएक्शन के अंदर क्या बनने वाला है, सल्फेट ही सल्फेट बनने वाला है। तो ये बन गया ZnSO4, ZnSO4। बाकी क्या रहेगा आपके पास, H2 और CO3। तो H2CO3 मैंने कभी भी बोला है, कहीं भी आपको H और CO3 कंबाइन करना हो तो आपका कौन सा एसिड बन जाता है, वो कार्बोनिक एसिड। और कार्बोनिक एसिड बड़ा वीक एसिड होता है, ये हमेशा किसमें टूटता है, H2O प्लस CO2 के अंदर। तो यानी कि यहाँ पे आपने लिखना है CO2 प्लस H2। यहाँ पे भी सेम यही होने वाला है, सोडियम प्लस सल्फेट। सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला क्या होता है, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ सोडियम सल्फेट। तो सोडियम की वैलेंसी 1 होती है, सल्फेट की क्या होती है, -2 होती है। तो क्या बन जाएगा, ये Na2SO4 प्लस क्या बन जाएगा, CO2 प्लस H2, ठीक है। ये हमारे दोनों रिएक्शन हो गए। अब इसको बैलेंस कर लेते हैं। तो आप बैलेंसिंग के लिए देखो, ये ऑलरेडी बैलेंस्ड है, इसको बैलेंस करने की जरूरत नहीं है आपको। दूसरी वाली रिएक्शन चेक कर लेते हैं। यहाँ पे 2 सोडियम है, इसके आगे क्या लगा दोगे, 2 Na लगा दो, और 2 H है यहाँ पे, ऑलरेडी 2 H है, तो ये भी बैलेंस हो गई हमारे पास, ठीक है, 2 लगाने से। यहाँ पे ऑब्जर्वेशन क्या लिखोगे आप, CO2 के ऑब्जर्वेशन लिखोगे। तो दूसरी रिएक्शन आप कर लेते हैं, ये तो कार्बन के लिए हो गया, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं ये। नेक्स्ट जो रिएक्शन होगी हमारी किसके लिए होगी, सल्फाइड एंड बाइसल्फाइड के लिए। तो कोई भी मेटल सल्फाइड ले लेते हैं। तो यहाँ पे मैं ले रहा हूँ, यहाँ पे एक Na2SO3 ले रहा हूँ, प्लस अगेन हम क्या डाल रहे हैं इसके अंदर, H2SO4। तो सबको पता लगे रिएक्शन क्या है। अगेन सोडियम और सल्फेट को क्या बनाओगे आप, Na2SO4, ठीक है, SO3। अब SO3 जो है डिकम्पोज होगा किसके अंदर, SO2 प्लस H2 के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पे आपने ध्यान रखना है कि जो H2 है और ये CO3 है, जैसे कि हमारा कार्बोनिक एसिड बना था, वैसे यहाँ पे क्या कौन सा एसिड बनता है, सल्फरस एसिड। ये भी वीक एसिड होता है, ये भी किसमें टूट जाता है, H2O प्लस SO2। तो इसलिए मैंने यहाँ पे क्या ब्रेक डाउन किया है, SO2 प्लस H2O ब्रेक डाउन किया। तो यहाँ पे SO2 गैस निकलेगी, जैसे मैंने पहले बताया। यहाँ कौन सी गैस निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। नेक्स्ट रिएक्शन जो करते हैं सोडियम सल्फाइड के बाद, जो नेक्स्ट रिएक्शन जो होगी वो क्या होने वाली है, यहाँ पे कोई और कंपाउंड ले लेते हैं जिसमें बाइसल्फेट लगा हो। तो कोई बाइसल्फेट वाला मेरे को फॉर्मूला लिखता हूं मैं, चलो कैल्शियम बाइसल्फाइड लिखता हूं। तो कैल्शियम बाइसल्फाइड का फॉर्मूला क्या बनेगा, कैल्शियम की वैलेंसी क्या होती है,
मेटल है, मैंने बोला था +2 होती है। और बाइसल्फेट क्या होता है, HSO3-। तो क्रॉस करो जरा, इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, CaHSO3 का होल ट्वाइस, फिर क्या डाल देंगे इसमें हम, सल्फ्यूरिक एसिड, ये डाल दिया अब हमने। अब इसके बाद क्या प्रोडक्ट बनने वाला है, CaSO4 प्लस अगेन वही लिख दोगे आप SO2 प्लस H2O। ठीक है, जिस बच्चे को पता है भाई सल्फाइड कार्बोनेट अगर आ गया है उसमें कौन कौन सी गैसें निकलनी है, CO2 प्लस H2O, SO2 प्लस H2O, वो तो बच्चे ने लिख ही देना है। बस मेन रह जाएगा आपका सल्फेट के सॉल्ट्स। तो हमने सल्फाइड के साथ भी कर लिया, हमने बाइसल्फाइड के साथ भी कर लिया है। ठीक है, बहुत बच्चे जो हैं कॉन्सेंट्रेशन की बहुत ही मतलब कमी रहती है उनमें कॉन्सेंट्रेशन। अब ये जो कॉन्सेंट्रेशन है ये कैसे बढ़ाएंगे, आप जरा थोड़ा फोन से दूर रहा करो तो आपकी जो कॉन्सेंट्रेशन है वो आपकी बढ़ जाएगी, क्योंकि हर टाइम जो है फोन से आपको मतलब ज्यादा हेल्प मिलती नहीं है। ठीक है, बस मेरी वीडियोस के लिए आप जरूर फोन यूज कर लिया करो। तीसरी चीज जो है यहाँ पे हम क्या यूज करने वाले, यहाँ पे सल्फाइड के लिए यूज करना है सल्फाइड। और सल्फाइड में एक एग्जांपल मैं लिख देता हूँ आपकी, वो मैं एग्जांपल लिख लेता हूँ जो बड़ा फेमस सल्फाइड होता है, जिंक सल्फाइड, ZnS। अब इसमें भी क्या डाल दो, इसमें H2SO4। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सी गैस निकलने वाली है भाई सल्फाइड के अंदर, और रोटन अगलाइक स्मेल, जिसको हम क्या बोलते हैं, H2S गैस। ठीक है, तो जिंक प्लस क्या बनने वाला, सल्फेट, ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन प्लस सल्फर, ये क्या बन जाएगा, H2S। तो यही डिफरेंस है कार्बोनेट, सल्फाइड और बाइसल्फाइड में। इसमें ऑब्जर्वेशन वेरी इंपॉर्टेंट है, और रिएक्शन तो मैंने आपको एक एक एग्जांपल में कर लिए। ये बैलेंसिंग में रह गया है। ठीक है, इसको बैलेंस कर लेते हैं। ठीक है, इसको बैलेंस करने जाएंगे तो यहाँ पे कितने हाइड्रोजन हमारे पास, 2 है, 2 H ये है, 2 H ये है, तो इसके आगे लग जाएगा 2, 4। सल्फर कितने, ये 2 है, एक ये 3 है, तो यहाँ पे हमारे पास देखेंगे तो एक सल्फर ये है, ठीक है, और एक सल्फर ये है, 2 सल्फर है, यहाँ पे 3 सल्फर करने पड़ेंगे हमें। ऑक्सीजन कितनी है हमारे पास, 6 और 4 10 है, 6 और 4 10 है। तो ये रिएक्शन हम कर चुके हैं, H2S गैस निकल चुकी है। इसको बैलेंस करोगे तो आप देखोगे H2S ऑलरेडी बैलेंस्ड है और ZnSO4 भी बैलेंस, ये इक्वेशन ऑलरेडी बैलेंस्ड है। इसको हमारी बैलेंसिंग रह गई है हमारे पास। यहाँ पे अगर आप देखोगे 2 H ये है, 2 H ये है, तो हमने 4 H कर दिए। सल्फर आपका कितना है यहाँ पे, 2 ये सल्फर है और एक सल्फर ये है, तो यानी कि 3 सल्फर करने हैं। तो इसको 3 करने के लिए आपने क्या करना है, एक सल्फर ये रहा, इसके आगे लगा दो 2, तो 2 + 1 कितने हो गए, 3 सल्फर हो गए। बाकी आप देखोगे तो सब कुछ बैलेंस है, 1 कैल्शियम है, 1 कैल्शियम है। लास्ट में हमने ऑक्सीजन चेक करना रहेगा, कितने ऑक्सीजन टोटल, 3 × 6 और 4 10। यहाँ कितने हैं, 4 + 4 8 + 2 10। ठीक है, तो ये रिएक्शन हमारी बैलेंस हो गई। यहाँ पे बच्चे जो ऑब्जर्वेशन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऑब्जर्वेशन देखकर आपको अनायन बताने। तो मैं फिर एक बार बता दूं, अगर आपको CO2 आता है तो ऑब्जर्वेशन में आपने क्या लिखना है कि भाई लाइम वाटर मिल्की बट आल्सो चेंज द कलर ऑफ एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट सॉल्यूशन फ्रॉम ऑरेंज टू ग्रीन। अनायन कौन सा लिखोगे, तो अनायन आप कार्बोनेट भी लिख सकते हो, बाइकार्बोनेट, दोनों आंसर में सही आएंगे। ऐसे अगर आपके पास ऑब्जर्वेशन SO2 की आती है तो आपने अनायन रेडिकल कौन से लिखने होते हैं, सल्फाइड एंड बाइसल्फाइड। और रोटन एगलाइक स्मेल लगेगी तो आपने अनायन कौन से लिखना है, सल्फर -2। तो अनायन के लिए आपको खास ध्यान देना, ये तीनों अनायन आपके बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे एक क्वेश्चन और बन सकता है, अगर वो बोलता है कि आप सल्फाइड, जैसे मान लो मेरे पास सोडियम सल्फाइड है, आपको टेस्ट करना सोडियम सल्फाइड और किसी कार्बोनेट के बीच में, तो आपने गैस के बेस पे आपने दोनों को डिस्टिंग्विश कर देना है। एसिड डालो, गैस की डिफरेंट ऑब्जर्वेशन दो, यू आर एबल टू डिस्टिंग्विश कार्बोनेट्स एंड सल्फाइड्स। इस तरह से हो जाता है। ठीक है, अब जो नेक्स्ट हमारी जो प्रॉपर्टी रहेगी वो हम आगे करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारे जो केमिकल प्रॉपर्टीज आ गई हैं। अब जो मतलब जितनी भी हमने प्रॉपर्टीज की हैं वो सब डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड की थी। अब हमने जो प्रॉपर्टीज करनी है वो करनी है हमने कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की। अब कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड थोड़ा अलग बिहेव करता है डाइल्यूट से। और डिफरेंस क्या है, डिफरेंस तो बस इतना ही है, डाइल्यूट में आपने वाटर ज्यादा ऐड किया होता है, ठीक है, और कॉन्सेंट्रेशन में आपने वाटर बहुत ही कम यूज किया होता है, बिल्कुल प्योर होता है वो एक तरह से। तो सल्फ्यूरिक एसिड जो कॉन्सेंट्रेट होता है वही हमने उसकी जो प्रॉपर्टीज करनी है। इसकी 2 ही प्रॉपर्टीज, ठीक है, मैक्सिमम 3 प्रॉपर्टीज जो है वो हम यूज करते हैं। पहली जो प्रॉपर्टी होती है उसकी वो होती है नॉन वोलेटाइल नेचर। ठीक है, बोर्ड में ये क्वेश्चन जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्वेश्चन तीनों इकट्ठे ही आते हैं, तीनों प्रॉपर्टीज भी इकट्ठे आते हैं। 3 रिएक्शन गिवन होती है A B C करके, और उसमें पूछते हैं कि इसमें कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड कौन सी प्रॉपर्टी दिखा रहा है। तो पहली प्रॉपर्टी होती है नॉन वोलेटाइल नेचर। तो आपको साफ साफ पता है कि जो कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड वो नॉन वोलेटाइल होता है, ठीक है, इसके वेपर्स नहीं बनते हीट करने के बाद भी। दूसरा जो होता है ये इट एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और तीसरा जो इसका होता है वो क्या होता है, एक किसकी तरह काम करता है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह, डिहाइड्रेटिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में आपके पास 2 ही एग्जांपल है, एक कार्बन की और एक सल्फर की। डिहाइड्रेटिंग में आपको 2 ही एग्जांपल है, एक है शुगर की
और दूसरी किसकी चीज है, कॉपर सल्फेट की, कॉपर सल्फेट, ठीक है, 5H2। नॉन वोलेटाइल की जो आपको एग्जांपल्स हैं वो किसकी है, आपको एक KCl की है और एक KNO3 की है, मतलब क्लोराइड और नाइट्रेट्स की। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि आप सल्फ्यूरिक एसिड किसके लिए यूज करते हैं, एक HCl बनाने के लिए यूज करते हैं, एक नाइट्रिक एसिड बनाने के लिए यूज करते हैं। इसलिए नॉन वोलेटाइल नेचर दोनों किस में आते हैं, एक क्लोराइड्स में आएगा और एक किसमें आएगा, नाइट्रेट्स में आएगा। तो सबसे पहले हम नॉन वोलेटाइल नेचर करते हैं, नॉन वोलेटाइल की रिएक्शन करेंगे। तो इसमें मतलब एक HCl की प्रिपरेशन लिख लेते हैं, एक हम नाइट्रिक एसिड की प्रिपरेशन कर लेते हैं। तो KCl प्लस क्या डालेंगे इसमें हम, H2SO4, ठीक है। अब इसमें बताओ रिएक्शन क्या होने वाली, व्हाट इज द रिएक्शन हियर। टेम्परेचर मैंने पहले ही बोला था, टेम्परेचर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिलो 200 डिग्री सेल्सियस। अब यहाँ पे हम H2SO4 क्यों यूज करते हैं इस रिएक्शन में, ये इसकी एप्लीकेशन पूछ रहा है, व्हाई वी यूजिंग H2SO4, क्योंकि ये क्या है, नॉन वोलेटाइल इन नेचर है। तो यहाँ पे क्या बनने वाला, पोटाशियम बाइसल्फेट बनेगा कि सल्फेट बनने वाला है, तो यहाँ पे बनेगा बाइसल्फेट, क्योंकि टेम्परेचर कितना है, बिलो 200 डिग्री सेल्सियस। प्लस क्या बनने वाला है यहाँ पे, HCl, HCl बन जाएगा। ये इसका नॉन वोलेटाइल नेचर की रिएक्शन होगी, ठीक है। बैलेंस करेंगे तो ऑलरेडी बैलेंस्ड है, ठीक है। दूसरी रिएक्शन हम कर लेते हैं नाइट्रेट्स के लिए, तो यहाँ पे मैं सॉल्ट ले लेता हूँ KNO3 प्लस अगेन नॉन वोलेटाइल एसिड H2SO4, अगेन टेम्परेचर बिलो 200 डिग्री सेल्सियस। क्या बनने वाला यहाँ पे, पोटाशियम बाइसल्फेट अगेन प्लस HNO3। तो ये इक्वेशन गिवन हो और इफ देर आस्किंग कि व्हाट इज द रोल ऑफ हेयर कॉन्सनट्रेटेड H2SO4, तो यहाँ पे रोल क्या रहेगा आपका, क्या रोल रहेगा यहाँ पे कि ये नॉन वोलेटाइल एसिड की तरह है, ठीक है। अब जो नेक्स्ट हमने जो प्रॉपर्टी करनी है वो हमने करनी है यहाँ पे, पहले मैं आपको डिहाइड्रेटिंग एजेंट करा देता हूँ, लास्ट में मैं आपको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट करता हूँ, ठीक है। तो रोल आपको पता होना चाहिए, ठीक है, पढ़ाई में भी आपको अपना रोल पता होना चाहिए। वैसे अगर आपकी लाइफ में कोई रोल ना भी हो, यहाँ पढ़ने वाला रोल आपका बहुत जरूरी है, ठीक है। नेक्स्ट जो हम करने वाले हैं यहाँ पे, क्या करने वाले, डिहाइड्रेटिंग एजेंट करने वाले हैं। अब डिहाइड्रेटिंग एजेंट का मतलब क्या होता है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट एग्जाम में भी बहुत बच्चों को डिहाइड्रेशन हो जाती है, वहां पानी के लिए भागते हैं, पर वहां पर रोक लिया जाता है आप लोगों को। आप वहां अपना प्रेशर संभाल के रखिए, वहां पे काम आता है, ठीक है। तो डिहाइड्रेटिंग एजेंट क्या होता है यहाँ पे, कि डिहाइड्रेशन करनी है। तो डिहाइड्रेशन का मतलब यहाँ पे क्या होता है, पानी को निकाल देना, ठीक है। अब पानी आपका भी ना निकल जाए कहीं वहां पे कहीं, इसलिए पढ़ के जाना अच्छे से। तो यहाँ पे भी हम डिहाइड्रेटिंग एजेंट यूज करने वाले हैं, कौन सा, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, ठीक है। बच्चे ऐसी बातें उनको अच्छी लगती है, पता नहीं क्यों ही अच्छी लगती है, क्योंकि पढ़ाई तो वैसे नहीं उनको अच्छी लगती, तो ऐसी बकवास बहुत लोगों को अच्छी लगती है, बच्चे इसी को देखना पसंद करते हैं। तो तुम भी देखो, मजे लो, आगे कुछ समझ आए ना आए कोई बात नहीं, इसी को देख के खुश हो जाना और लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। 5,000 10,000 20,000 5 लाख जितने कर सकते हो कर दो। चलो आगे देखते हैं, अभी तो मेरे 500 नहीं हुए वैसे। तो शुगर प्लस कॉपर सल्फेट डॉट 5H2 में हम करते हैं डिहाइड्रेटिंग एजेंट करते हैं। तो भाई शुगर का फॉर्मूला क्या होता है, C12H22O11, ये होता है शुगर का फॉर्मूला। मजाक दूर हो गया, अब आ जाते हैं फिर से दोबारा स्टडी पर। C12H22O11 शुगर है। इसमें आप जैसे ही कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 डालोगे, यहाँ कोई बेटा कोई रिएक्शन नहीं करनी है आपको, बस यहाँ पे आपने ऑब्जर्वेशन बहुत ज्यादा आती है इसकी, मैं आपको बता रहा हूँ, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है तीनों ही। तो शुगर में अगर आप कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 डालो तो क्या होगा, जैसे मैंने बोला ये डिहाइड्रेशन करता है, डिहाइड्रेशन। तो डिहाइड्रेशन का मतलब इसमें से सारा वाटर निकल जाएगा, क्या बचेगा, सिर्फ कार्बन बचेगा, और आपने क्या कर देना, 11H2 निकाल देना। एकदम एकदम राख जैसे बनता है, एकदम ब्लैक स्पॉन्जी मास बनेगा। दैट यू हैव टू राइट डाउन इन द ऑब्जर्वेशन, ब्लैक स्पॉन्जी मास। तो ब्लैक स्पॉन्जी मास बन जाता है, ये इसकी ऑब्जर्वेशन है रिएक्शन के। ये रिएक्शन की, इसमें रिएक्शन कोई नहीं पूछने वाला यहाँ पे, दे आर आस्किंग फॉर व्हाट इज द ऑब्जर्वेशन व्हेन शुगर इज रिएक्टेड विद कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, तो ब्लैक स्पॉन्जी मास बन जाता होता है, ठीक है। दूसरा यहाँ पे एग्जांपल जो आपको आना है, यहाँ पे इसको बोलते हैं, इस कार्बन को चलो ऑब्जर्वेशन तो बोलती है, और क्या बोलते हैं इसको, और इसको बोलते हैं क्या बोलते हैं इसको, शुगर चारकोल बोलते हैं। शुगर चारकोल भी आता है, उस नाम से भी बड़ा फेमस है, शुगर चारकोल के साथ। नेक्स्ट बेटा जो बहुत ही और भी इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, आपने बहुत स्मॉल क्लासेस में भी किया होगा, कॉपर सल्फेट डॉट 5H2O। ये होता है कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट, इसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन लगा हुआ है। इसका कलर क्या होता है, इसका कलर क्या होता है, ब्लू होता है। इसका नेचर क्या होता है, इसका क्रिस्टलाइन होता है, क्रिस्टलाइन। तो अब इसमें अगर हम H2SO4 डाल दें तो इसका क्या हाल होता है, आपने ये बताना होता है। तो इसमें जैसे ही आप कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 डालोगे, ये रहेगा वैसे ही कॉपर सल्फेट ही, प्लस इसमें जो वाटर है वो सारा का सारा क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। यहाँ पर रोल क्या है, व्हाट इज द रोल ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, एक्ट एज डिहाइड्रेटिंग एजेंट इन बोथ द रिएक्शन।
देन व्हाट इज द ऑब्जर्वेशन हियर, तो जो ब्लू सॉल्ट है ये क्या हो जाएगा, कलरलेस हो जाएगा, कलरलेस, कलरलेस हो जाता है, मतलब बिना बिना रंग वाला सॉल्ट बन जाता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, यहाँ पे कलरलेस प्रोडक्ट बन जाता है, कलरलेस बिल्कुल ही ब्लू से कलरलेस, ये इसकी ऑब्जर्वेशन है। रोल क्या है, कॉपर कॉन्सोनेटेड एस्टर सब होगा, एक्ट है डिहाइड्रेटिंग एजेंट। अब हम चलेंगे लास्ट, इसकी जो प्रॉपर्टी है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट प्रॉपर्टी। नेक्स्ट हमारी जो प्रॉपर्टी है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। सल्फ्यूरिक एसिड, कॉन्सोनेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, जो दूसरों को ऑक्सीडाइज करता है और खुद क्या होता है, ये रिड्यूस होता है। तो यहाँ पे जो ऑक्सीडाइजिंग जो हमने करना है वो किसका करना है, एक तो कार्बन का करना है और एक हमने सल्फर का करना है। तो कार्बन अगर ऑक्सीडाइज हुआ तो ये क्या बन जाता है, CO2, और सल्फर अगर ऑक्सीडाइज हुआ तो क्या बन जाएगा, SO2। और कौन इनको ऑक्सीडाइज कर रहा है, कॉन्सनट्रेटेड H2SO4। अब हम करते हैं इसकी रिएक्शन। जैसे कि मैंने बोला जो कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 है वो आपका एक क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, विच ऑक्सीडाइज अदर्स, ऑक्सीडाइज अदर्स। तो दूसरों को तो ऑक्सीडाइज कर दिया, जैसे कार्बन को ऑक्सीडाइज कर दिया, सल्फर को ऑक्सीडाइज कर दिया, खुद क्या होगा, खुद क्या होगा इसका, खुद की इसकी क्या होती है, सेल्फ रिडक्शन होती है इसकी, सेल्फ रिडक्शन। जब ये सेल्फ रिड्यूस होगा तो सेल्फ रिडक्शन करने के बाद जो H2SO4 है वो किस में कन्वर्ट होता है, SO2 में। SO2 प्लस H2 लिख देंगे, इस तरह से हम इसके बाय प्रोडक्ट्स लिख देंगे। अब हम करते हैं इसकी रिएक्शन। तो रिएक्शन में हमारे पास एक कार्बन के साथ है, सल्फर के साथ है, तीसरा जो हमने यहाँ पे लेना है वो हम यहाँ पे लेंगे एक मेटल कॉपर के साथ। कॉपर, कॉपर के साथ तो चलो हम बाद में करेंगे, सबसे पहले हम कर लेते हैं कार्बन के साथ और एक सल्फर के साथ। तो कार्बन के साथ मैंने डाला कॉन्सनट्रेटेड H2SO4, कॉन्सनट्रेटेड H2SO4। तो कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 हियर एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, कार्बन को ऑक्सीडाइज किया, CO2 बना दिया, खुद रिड्यूस हुआ किसके अंदर, SO2 प्लस H2 के अंदर। अब यहाँ पे जो ऑब्जर्वेशन देनी है वो आपने SO2 की ऑब्जर्वेशन देनी है, जो मैंने आपको पहले ही बता रखा है। इट टर्न्स लाइम वाटर मिल्की बट डज नॉट बट टर्न्स लाइम वाटर मिल्की एंड आल्सो चेंज द एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट सॉल्यूशन फ्रॉम ऑरेंज टू ग्रीन। सल्फर प्लस H2SO4 अगेन। अब देखिए यहाँ पे जो सल्फर है, देखो ऑक्सीडाइज जब होगा सल्फर तो SO2 दे रहा, और मैंने बोला कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 जब रिड्यूस होता है तो वो तब भी SO2 देता है, मतलब SO2 बन रहा है यहाँ पे, ऑक्सीडाइज होकर भी यही बनेगा इसका और रिड्यूस होकर भी यही बनेगा, इसलिए इसमें एक प्रोडक्ट कम रहेगा, साथ में क्या बन जाएगा हमारे पास यहाँ पे H2। ठीक है, दोनों में आपको SO2 मिलेगा। मतलब जब भी H2SO4 आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव कर रहा है तो वो जल्दी आपको SO2 गैस तो देने ही वाला है, एक्सेप्ट जो आपका वो सल्फाइड वाली रिएक्शन है जिसमें आप सल्फाइड को डिकम्पोज करते हो और बाइसल्फाइड को बैलेंस करते हैं हम। यहाँ पे बैलेंस करने के लिए अगर आप देखोगे यहाँ पे तो H2SO4 है, यहाँ पे आपके पास 2 हाइड्रोजन पहले से ही है, सल्फर 1 है, ऑक्सीजन 4 है। तो ऑक्सीजन अगर 4 है, यहाँ पे कितने 2 2 4 और एक 5 है, तो यहाँ पे आपको बढ़ाना पड़ेगा, 2 टू द 4 हो गया। 4 करने के लिए आप हाइड्रोजन के आगे 2 लगा दो, 2 टू द 4 ये हो गया, 2 सल्फर हो गए, तो 2 सल्फर यहाँ पे भी हो गए। अब आप चेक करो 4 टू द 8 ऑक्सीजन है हमारे पास, 2 2 टू द 4 4 प्लस 2 6, ये हमारी बैलेंस हो गई है। ठीक है, ये दिस इक्वेशन इज बैलेंस्ड। नेक्स्ट में अगर हम बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे आप देखोगे 2 हाइड्रोजन है, सही है, सल्फर 1 है, सल्फर 1 है, बट ऑक्सीजन वही हो गया आपके पास 4 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो इसको आप बढ़ाओ 4 करो, 2 ये हो गई, 2 ये हो गई 4, ये हो गई 4, सल्फर 1, बट हाइड्रोजन कितने हो गए आपके पास, देखो 4 हो गए, यहाँ पे हाइड्रोजन 4 कैसे करोगे, 2 लगा दो, 2 टू द 4, बट सल्फर आपके पास यहाँ पे 2 होगा, 2 सल्फर प्लस 1 सल्फर कितना होगा, 3 सल्फर, इसके आगे लगा दो 3 सल्फर, ये हो गया बैलेंस, 3 टू द 6, 6 और 2 8 है, ऑक्सीजन 4 ऑक्सीजन। तो ये हमारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कॉन्सनट्रेटेड H2SO4। तो कार्बन के साथ भी इंपॉर्ट है CO2 प्लस SO2 प्लस H2O, और सल्फर के साथ भी SO2 प्लस H2O, ये हो गई इसकी ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी। अब हम करें कॉपर के साथ, कॉपर प्लस कॉन्सनट्रेटेड H2SO4। ये ध्यान रखना, अगर हम यहाँ पे मेरे पास कॉन्सनट्रेटेड की जगह डाइल्यूट H2SO4 होता तो यहाँ पे कोई भी रिएक्शन नहीं आती, नो रिएक्शन, नो रिएक्शन विल बी देयर। और यहाँ पे जैसे मैं रिएक्शन कर रहा हूँ कॉपर के साथ, ये यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव कर रहा है, तभी कॉपर को ऑक्सीडाइज कर पा रहा, अदरवाइज ये रिएक्शन नहीं करता डाइल्यूट H2SO4 के साथ। तो यहाँ पे एक ये डिस्टिंग्विश टेस्ट भी हो गया कॉन्सनट्रेटेड और डाइल्यूट H2SO4 के साथ, कि जिसके साथ ये रिएक्शन कर देगा वो आपका क्या होगा, कॉन्सनट्रेटेड H2SO4, जिसके साथ कोई रिएक्शन नहीं होगी वो क्या होगा आपका डाइल्यूट H2SO4। तो कॉपर प्लस कॉन्सनट्रेटेड H2SO4। अब जब ये कॉपर को ऑक्सीडाइज करेगा तो क्या बनाएगा, अब ये कॉपर को ऑक्सीडाइज करेगा तो ये बनाएगा कॉपर सल्फेट, और खुद जब रिड्यूस होगा तो क्या बनाएगा, SO2 प्लस
H2O बनाएगा। तो ये इसकी रिएक्शन है जहां पे हम कर चुके हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमने कॉपर सल्फेट प्लस SO2 प्लस H2 बना दिया है, ये इसको ऑक्सीडाइज कर चुका है और खुद किसमें रिड्यूस हो गए, SO2 प्लस H2 में हो गए। तो यहाँ पे आप इसको क्या कर सकते हो, यहाँ पे आप इसकी ऑब्जर्वेशन दे सकते हो SO2 की। यहाँ पर SO2 की ऑब्जर्वेशन आप बता सकते हो क्या होती है, इट टर्न्स लाइम वाटर मिल्की एंड आल्सो चेंज द एसिडिफाइड पोटेशियम बाइकार्बोनेट सॉल्यूशन फ्रॉम ऑरेंज टू ग्रीन हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब इसको हम बैलेंस कर लेते हैं। तो बैलेंस करने के लिए अगर आप देखोगे तो सल्फर यहाँ पे आपके पास 2 है, ठीक है। तो 2 करने के लिए इसके आगे आप 2 लगा दो, 2 टू द 4 हो गया, तो इसके आगे भी 2 लग जाएगा, 4 ये भी हो गया। एक कॉपर हो गया, ऑक्सीजन कितने आपके पास 4 टू द 8, 4 प्लस 2 6, 6 टू 8, तो ये भी बैलेंस हो गई। तो यहाँ पे ये एक तरह से टेस्ट हो गया मेरा किसके लिए, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के लिए। तो इसमें अगर रिएक्शन हो गई कॉपर के साथ, कॉपर टर्निंग टेस्ट बोलते हैं इसको, और यहाँ पे कौन सी गैस निकल जाएगी, SO2। SO2 गैस की ऑब्जर्वेशन आप यहाँ बना दोगे और यहाँ हमारा रिजल्ट आ जाएंगे। अब यहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 का जब मैंने टेस्ट शेडी लिया, तो यहाँ पे एक टेस्ट और भी कर सकते हो, जो इसका, ये तो चलो डायरेक्ट टेस्ट है, एक इनडायरेक्ट टेस्ट भी होता है जो आपने प्रिपरेशन में किया था। जैसे अगर मैं कोई भी क्लोराइड लेता हूँ, जैसे NaCl लेता हूँ, और उसमें अगर कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 डालता हूँ और यहाँ पे जो टेम्परेचर है बिलो 200 डिग्री सेल्सियस रख देता हूँ, तो आपको पता है बिलो 200 डिग्री सेल्सियस आपके पास क्या बनता है, सोडियम बाइसल्फाइड बनेगा, और क्या बन जाएगा यहाँ पे, HCl बनेगा। तो आपने यहाँ पे HCl का टेस्ट देना है। अगर ये डाइल्यूट H2SO4 होता तो यहाँ पे हमें ये HCl बनाता ही ना, और ये HCl यहाँ पे बन गया। और HCl का टेस्ट क्या होता है, ग्लास रॉड डिप्ड इन अमोनियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन गिव्स व्हाइट डेंसिटी। तो इस तरह से हम इनडायरेक्ट टेस्ट देते हैं HCl की हेल्प से। हम किसका टेस्ट देते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 का। अब हमारे पास जो टेस्ट रह गए हैं वो किसके रह गए हैं, सिर्फ डाइल्यूट H2SO4 के टेस्ट रहेंगे। तो डाइल्यूट H2SO4 के टेस्ट के लिए मेरे पास जो दो रिएजेंट आते हैं, एक तो आपका लेड का सॉल्ट बड़ा फेमस है, लेड नाइट्रेट भी आप यूज कर सकते हो, या फिर आप यूज कर सकते हो लेड एसीटेट। और जो दूसरा टेस्ट आता है वो होता है आपका बेरियम क्लोराइड का टेस्ट आपका निकालना। तो इसको हम बेरियम क्लोराइड टेस्ट भी बोलते हैं, और इसको हम क्या बोलते हैं, लेड एसीटेट या लेड नाइट्रेट टेस्ट भी बोलते हैं। अब जब जो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड होता है, अब आपको पता है कि जितने भी सल्फ्यूरिक एसिड है हमारे पास, किस टाइप के सॉल्ट बनाते हैं, वो बनाते हैं सल्फेट। तो यहाँ पे आपके पास किस मेटल के सल्फेट बनेंगे, तो आपने लेड डाला तो लेड सल्फेट बन जाएगा, बेरियम डाला तो बेरियम सल्फेट बन जाएगा। और इन दोनों में आपको बता दूं, बेरियम सल्फेट हो चाहे लेड सल्फेट हो, दोनों के जो कलर होते हैं वो क्या होता है, व्हाइट पीपीटी। तो टेस्ट में आपको क्या करना होता है, सिर्फ ऑब्जर्वेशन तो देनी होती है कि आपके पास बना क्या है, जो बना उसके हिसाब से हम बोल देंगे फलानी चीज क्या है, डाइल्यूट H2SO4 है। तो मैं पहले बताता हूँ कि हाँ, ऑब्जर्वेशन जैसे इसमें भी मैंने अगर डाला, इन तीनों में से किसी में भी डाला तो मेरे पास सल्फेट बनेंगे, लेड सल्फेट बनेगा, इन दोनों में तो लेड सल्फेट बनेगा, इसमें क्या बनेगा, बेरियम सल्फेट बनेगा। तो टेस्ट में आपको यहाँ पर रिएक्शन की डिमांड नहीं की जाती, ठीक है। रिएक्शन डिमांड नहीं की तो आपने सीधा लिख देना व्हाइट पीपीटीज आर फॉर्म्ड, ये नहीं लिखना किसके बने, आप सीधा लिख सकते हो व्हाइट पीपीटीज आर फॉर्म्ड इनसॉल्युबल होते हैं, दैट कंफर्म्स वी हैव ए डाइल्यूट H2SO4, ठीक है। तो यहाँ पे अब मैं रिएक्शन भी करके दिखा देता हूँ इन दोनों की। लेड नाइट्रेट प्लस डाइल्यूट H2SO4, डाइल्यूट है, दिल नहीं है। दूसरा क्या है, लेड एसीटेट प्लस H2SO4। अगेन अगर मैं बोलूंगा तो ये डाइल्यूट है। रिएक्शन में क्या होगा, लेड सल्फेट बनेगा। लेड सल्फेट का फॉर्मूला क्या होता है, Pb की 2 वैलेंसी, सल्फेट की 2 वैलेंसी। लेड सल्फेट बन गया, क्या बना, HNO3, यहाँ पे बन जाएगा HNO3। बैलेंस करोगे तो 2 H यहाँ दिख रहे हैं, 2 NO3 यहाँ दिख रहे हैं, ये हुआ। तो यहाँ पे लेड सल्फेट के वाइट पीपीडी बन गया, कंफर्म इट्स ए कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। इसमें एक बहुत अच्छी बात बताने वाला हूं मैं इसके बाद लास्ट में। अब यहाँ पे क्या होगा, लेड सल्फेट अगेन लेड सल्फेट, वाइट पीपीटीज प्लस यहाँ पे क्या बनेगा, CH3COO और एक H, तो क्या बन जाएगा, एसिटिक एसिड। तो कितने H है यहाँ पे, 2 H ये है, 2 ये है, तो ये भी 2 एसिटिक एसिड बन जाएगा, दोनों के व्हाइट पीपीडी आ जाएगा। अब यहाँ पे ये डाइल्यूट H2SO4 का टेस्ट होगा कि आपके व्हाइट पीपीडी बन गए। अगर आपको क्वेश्चन आता कि अगर आपको HCl और H2SO4 का टेस्ट करना हो कि आपके पास डाइल्यूट HCl है या डाइल्यूट H2SO4 टेस्ट है, तो यहाँ पे मैं क्या डालूंगा, फिर से लेड नाइट्रेट डालूंगा, लेड नाइट्रेट और HCl। तो मैं HCl और H2SO4 का डिस्टिंग्विश बता रहा हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या बनने वाला, लेड क्लोराइड PbCl2 व्हाइट पीपीटी प्लस HNO3
बैलेंस करने के लिए देखोगे तो 2 नाइट्रेट है, तो और यहाँ पे भी आप दो लगा दो, बस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे भी व्हाइट पीपीटी बन रहे हैं, पर ये वाले जो व्हाइट पीपीटी है, व्हाइट प्रेसिपिटेट है, ये किस में डिजोल्व होते हैं? डिजोल्व इन हॉट वाटर। अगर ये डिजोल्व है इन हॉट वाटर, व्हाइट पीपीटी अगर डिजोल्व है इन हॉट वाटर, तो वो लेड क्लोराइड है और कोई सॉल्ट नहीं होता। और लेड क्लोराइड किससे बनता है? HCl से बनता है। और यहीं पे अगर डाइल्यूट H2SO4 से मेरे व्हाइट पीपीटी आ रहे हैं, पर ये क्या होता है? इनसॉल्यूबल होता है इन हॉट वाटर। तो ये मुझे कंफर्म करता है कि लेड सल्फेट, और लेड सल्फेट किससे बना होता है? डाइल्यूट H2SO4 से बना होता है। तो ये था आपका सल्फ्यूरिक एसिड। थैंक यू।